guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, myself Akshita Sharma and I will be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए होता है जो सभी सेल में उपस्थित होता है, सभी सेल में प्रेजेंट होता है और इसकी जो अमाउंट होती है सभी सेल्स के अंदर एग्जैक्ट सेम अमाउंट होती है। डीएनए इज़ द ओनली मॉलिक्यूल विच हैज़ पावर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। जब सेल डिवीज़न होता है तो उसकी अलग अलग फेजेस होती है, G1, S, G2। तो उसकी जो S फेज़ होती है वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो जब हम सेल डिवीज़न पढ़ते हैं उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब उसकी S फेज़ होती है वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी मीन्स हाफ और कंजर्व। तो यहाँ पे देखिए सेमी कंजर्वेटिव को मैंने इस टाइप से समझा है कि जैसे ये डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो हैं ये दोनों के दोनों एज ए टेम्पलेट काम करेंगे। टेम्पलेट का मीनिंग क्या होता है, मतलब ये टेम्पलेट है, इसे पढ़कर बनने वाला न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा इसे पढ़कर बनेगा। जैसे देखो ये जब सेल डिवीज़न होगा तो ये दोनों टेम्पलेट की तरह कार्य करेंगे और जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो इसको पढ़कर बनेगा। तो इस टाइप से ये हाइब्रिड डीएनए बनेगा। इस हाइब्रिड डीएनए में देखो सेमी कंजर्वेटिव किसको बोला है कि जो एक जो स्ट्रैंड होगी वो पुरानी वाली होगी और एक जो स्ट्रैंड होगी वो नई वाली होगी। तो इसलिए ये आधी पुरानी वाली स्ट्रैंड है, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोला है। अब इसमें एंजाइम कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें है टोपोआइसोमरेज। पहले हम हेलिकेज देख लेते हैं। हेलिकेज क्या करता है, वो जो दो डीएनए स्ट्रैंड होती हैं उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको कट करता है और इस प्रोसेस के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से। तो ये यहाँ से याद करने का तरीका है H4 हेलिकेज और H4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेगा किसमें, दोनों स्ट्रैंड के बीच में। डीएनए की स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि दोनों स्ट्रैंड जो होती है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको ये कट कर देगा। फिर टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द कॉइलिंग टेंशन इन द डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तो कट कर दिए लेकिन जो डीएनए की कॉइलिंग नेचर होती है ना, इस वजह से हम टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, इसकी कॉइलिंग नेचर को हटाकर इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता है ताकि क्या नया स्ट्रैंड बनने में आसानी हो। तो क्या करता है, जैसे ये डीएनए है इसको ऐसे सेपरेट कर देता है बीच में से। पूरा कभी भी सेपरेट नहीं होता डीएनए, इसलिए क्योंकि बहुत लंबा डीएनए होता है तो पूरा का पूरा अगर दोनों अपन इस स्ट्रैंड को सेपरेट कर देंगे तो ये अपने आप में उलझ जाएगा और साथ में इसके टूटने की भी संभावना होती है। इस वजह से क्या थोड़ा थोड़ा करके ये सेपरेट होगा और जैसे जैसे सेपरेट होगा यहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती जाएगी। सो नेक्स्ट एंजाइम है एसएसबी प्रोटीन्स, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये क्या करता है, जो दोनों डीएनए की स्ट्रैंड्स को हमने अलग अलग कर दिया था तो वो उन दोनों स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करती है। तो टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज और एसएसबी प्रोटीन्स ये तीनों मिलकर क्या करती है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करती है ताकि वहाँ पे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हम कर सकें। तो प्राइमेज, नेक्स्ट एंजाइम प्राइमेज। प्राइमेज इट इज़ एन एंजाइम विच इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स। तो ये आरएनए प्राइमर्स का फॉर्मेशन करती है। आरएनए प्राइमर्स क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड से बनी एक स्मॉल चेन होती है। तो हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, क्योंकि डीएनए की एक क्या कमी है कि ये अपना रेप्लिकेशन खुद करता है लेकिन खुद स्टार्ट नहीं करता। तो स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है और वो प्राइमर कौन बनाता है, प्राइमेज बनाता है। जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन में सबसे पहले इंजन होता है तो इस इंजन को हम प्राइमर बोल सकते हैं। तो ये जब प्राइमर आएगा उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो डिब्बे हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हम समझ सकते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू न्यू स्ट्रैंड ऐसे तैयार होती है कि पहले प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद में आता है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में हेल्प करता है। जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है पहली वाली, अब ये जो न्यू स्ट्रैंड बनी उसमें ATG है। जैसे गलत न्यूक्लियोटाइड लग गया, ये T वाला गलत ऐड हो गया तो इसको हमने रिमूव करके और फिर इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए क्या काम आएगा, लाइगेज। नेक्स्ट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, यही पॉलीमराइज करता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड। मतलब ये डीएनए की जो नई स्ट्रैंड बनती है
वो डीएनए पॉलीमरेज ही इसका फॉर्मेशन करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड ही ये खुद बनाएगा, तो सबसे मेजर जो एंजाइम होगा यही होगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म अब हम देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए सिंथेसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का ही फॉर्मेशन हो रहा है। डीएनए की एक ही कॉपी बन रही है, मतलब इसमें जो पहली थी उसी की कॉपी बन रही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ये हमने पहले बता दिया है कि एस फेज में सेल साइकिल के टाइम जो होता है डीएनए का सिंथेसिस होता है या रेप्लिकेशन होता है, और सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये हमने पहले बताया था। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए वाज सजेस्टेड बाय वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने सजेस्ट किया था। नेक्स्ट अब इसकी प्रोसेस पे आते हैं हम। तो हमने इसे मेजर दो प्रोसेस में, मतलब दो स्टेप्स में बांटा है। फर्स्ट है अनकॉइलिंग एंड सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स। हमने पहले 3 एंजाइम पढ़े थे, हेलिकेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों की तीनों जो है डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं। अब हमने बात की थी कि कभी भी पूरी स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होती है, क्योंकि अगर वो पूरी स्ट्रैंड दोनों की दोनों सेपरेट हो जाएगी तो उनके टूटने की एक तो पॉसिबिलिटी होगी, दूसरा क्या होगा कि वो आपस में ही उलझ जाएगी, तो ये एप्लीकेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या होता है, क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो छोटी छोटी जगह से सेपरेशन होगा और वहाँ से रेप्लिकेशन होते होते हुए आगे बढ़ेगा। आगे हम डायग्राम से इसको पूरा क्लियर करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इसका सेल साइज जो होता है स्मॉल होता है, इसलिए जो इसका सेपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट से ही इसका सेपरेशन स्टार्ट होता है। किसका, डीएनए की वो जो दोनों स्ट्रैंड है उनका सेपरेशन एक ही पॉइंट पे स्टार्ट होता है। अब यूकैरियोट्स, जैसे कि हम यूकैरियोट्स हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर डीएनए का साइज़ जो होता है बहुत लार्ज होता है, इसलिए मल्टीपल ऑरिजिन पॉइंट्स होते हैं। मल्टीपल ऑरिजिन पॉइंट्स मतलब सेपरेशन पॉइंट्स जो होंगे बहुत सारे होंगे यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम से मैं बता दूँ, जैसे ये डीएनए है, छोटा सा हमने इसका पार्ट ले लिया रेप्लिकेशन को समझने के लिए, क्योंकि डीएनए तो यूकैरियोट्स में बहुत लंबा होता है, तो इस छोटे से पार्ट्स को हमने ऐसे बना लिया, 3 डेज से 5 डेज और यहाँ से 3 डेज से 5 डेज, और इसको हमने सेपरेट करा। याद करो मैंने बताया था हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले, फिर टोपोआइसोमरेज जो है डीएनए की कॉइलिंग नेचर की टेंशन को कम करेगा, और एसएसबी प्रोटीन जो है इसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे देखिए वाइट पार्ट है, यहाँ नैरो है, तो वाइट किस लिए, क्योंकि यहाँ पे डीएनए सेपरेट हो चुका है, और यहाँ पे सेपरेट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स अभी भी हैं, इसलिए यहाँ से ये सेपरेट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे जो बीच में सेंट्रल पार्ट है इसको ओरिजिन साइड बोलेंगे रेप्लिकेशन की, और ये दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलता है, तो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन जो है दोनों साइड है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यूकैरियोट्स में बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। तो अब इसके छोटे से पार्ट्स को हमने यहाँ ले लिया, तो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, वाइड से नैरो पार्ट की तरफ रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स अभी भी हैं, जैसे जैसे रेप्लिकेशन यहाँ पे चलता जाएगा हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज और एसएसबी प्रोटीन्स, ये तीनों अपना काम यहाँ से इस तरफ करते रहेंगे, और धीरे धीरे ये भी पार्ट जो है बाद में नैरो हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होगी। तो ये वाई शेप बना, तो इसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलेंगे। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्टैंडर्ड। न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था कि 5 डेज से 3 डेज की तरफ हमेशा डीएनए का फॉर्मेशन जो है न्यू, क्योंकि नया जुड़ने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड जो है हमेशा उस शुगर के, पेंटोज शुगर के 3 डेज कार्बन पे ही जुड़ता है, इसलिए जो इसकी फॉर्मेशन की साइड जो है 5 डेज से 3 डेज होगी। तो अगर नया स्ट्रैंड 5 डेज से 3 डेज बनेगा तो इसके लिए टेम्पलेट की स्ट्रैंड कौन सी होगी, टेम्पलेट या उसको पेरेंटल स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं, वो इसकी अपोजिट होगी 3 डेज टू 5 डेज। तो ये हमें यहाँ पे समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि नया डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा 5 डेज से 3 डेज की तरफ होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। तो जो नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा उस स्ट्रैंड में, वो हमेशा उस शुगर के 3' कार्बन पे जुड़ेगा, इसलिए जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हमेशा 5' से 3' की तरफ होता है। तो यहाँ वो मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया था, तो उसकी जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पे आप जाकर समझ सकते हैं। तो और उसके आगे हम देख सकते हैं कि इसमें हमें प्राइमर यूज़ होगा। मैंने बताया था पहले कि प्राइमर जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डीएनए खुद अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करता, उसे प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में है, इस प्रोसेस में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अभी एनर्जी कहाँ से आती है? जैसे ये देख लेते हैं हम, ये न्यूक्लियोटाइड है एक। इस न्यूक्लियोटाइड की एटीपी फॉर्म हम अगर देखें तो ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। मतलब देखिए, ये पेंटोज शुगर है, इसका एक और कार्बन है जो हमने यहाँ पे शो नहीं किया है, बल्कि ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेस है, कहाँ पे? फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस और 5th कार्बन पे हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं। तो इसकी एटीपी फॉर्म में हमने यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है। तो ये ऐसे इसकी एटीपी फॉर्म है। तो इसको जब हम इसमें से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी। इस एनर्जी का यूज़ हम नई स्ट्रैंड के निर्माण में करते हैं। तो अब इसमें बचा क्या? एक ही फॉस्फेट ग्रुप बचा, तो इसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अब इसका यूज़ क्या होगा? हम जो न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे वहाँ पे एज ए न्यूक्लियोटाइड इसका यूज़ कर लेंगे। कौन कराता है इसका यूज़? डीएनए पॉलीमरेज। मैंने पहले बताया था कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। क्यों? क्योंकि यही न्यूक्लियोटाइड्स को वहाँ पे लगाकर और नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। अब हमने इसको डायग्रामेटिक शो किया है। ये 5' से 3', 5' से 3'। रेप्लिकेशन की डायरेक्शन हमेशा वाइड से नैरो पार्ट की तरफ होगी। तो नैरो पार्ट यहाँ पे क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, और जब वो तीनों एंजाइम कौन से? टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज और एसएसबी प्रोटीन यहाँ पे अपना काम करेंगे, तो ये पार्ट भी वाइड होता चला जाएगा और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले डीएनए का प्राइमर लिया या आरएनए प्राइमर लिया, जो कि प्राइमेज एंजाइम से बना है। उसके बाद यहाँ पे डीएनए अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। तो इसकी जो फॉर्मेशन की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? 5' से 3' की तरफ। ये हमें न्यू स्ट्रैंड का याद रखना है कि जो नया बनने वाला डीएनए का स्ट्रैंड है वो हमेशा 5' से 3' की तरफ बनेगा, और जो टेम्पलेट होगा वो इसका हमें ऑपोजिट लेना है, 3' से 5'। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जो नई बनने वाली स्ट्रैंड है वो 5' से 3' की तरफ होगी। ये हमें न्यू वाली स्ट्रैंड का 5' से 3' देखना है, टेम्पलेट का नहीं देखना है। ओके, टेम्पलेट में यहाँ पे इसका ऑपोजिट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा, किसी भी टाइप का यहाँ पे बैरियर नहीं है, ये रेप्लिकेशन ऐसे होता चला जाएगा नैरो पार्ट की तरफ, इसलिए ये कंटिन्यूअस है और इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। अब इस वाले स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो देखो, मैंने बताया था कि हमें ये याद रखना है कि जो नया बनने वाला स्ट्रैंड होगा वो हमेशा 5' से 3' की तरफ होगा। कौन सा? हमें नए वाले स्ट्रैंड का देखना है। तो नए वाले स्ट्रैंड के लिए ये डायरेक्शन 5' से 3' की तरफ इधर होगी। यहाँ मैंने न्यूक्लियोटाइड नहीं शो किया है, लाइन से ही शो किया है, ठीक है। तो पहला प्राइमर हमने यहाँ रखा तो इधर डीएनए रेप्लिकेट हो गया, फिर दूसरा हमने यहाँ रखा, फिर तीसरा हमने यहाँ रखा। तो ऐसे करके यहाँ पे चौथा भी लग जाएगा नैरो पार्ट पे, इधर 5th लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी एक तो, और ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में होगा। तो इन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाज़की फ्रेगमेंट बोलते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग टुकड़ों में क्यों हो रहा है रेप्लिकेशन? क्यों? क्योंकि डीएनए का फॉर्मेशन हमेशा 5' से 3' की तरफ होगा। तो इस जो डीएनए की एप्लीकेशन है इसको बनाए रखने के लिए ये इधर से इधर रेप्लिकेट हो रहा है, क्योंकि इधर से इधर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये देखो इधर से इधर अगर हम करेंगे तो वो 3' से 5' हो जाएगा, जो कि डीएनए
करता ही नहीं है ऐसे तो वर्क, वो हमेशा 5' से 3' की तरफ ही वर्क करता है। इसलिए यहाँ पे अलग अलग प्राइमर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी और ये ऐसे रेप्लिकेट होती जाएगी। आगे अगर ये नैरो वाली जो चेन है जब ये वाइड होगी तो यहाँ पे और 4th प्राइमर आ जाएगा, फिर 5th प्राइमर आ जाएगा। तो डीएनए की रेप्लिकेशन की डायरेक्शन अभी भी वाइड से नैरो की तरफ ही है, क्योंकि पहले वाइड पार्ट रेप्लिकेट हुआ है और उसके बाद में नैरो वाला पार्ट रेप्लिकेट हुआ है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई है। एक तो डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन वाइड से नैरो पार्ट की तरफ होगी, ठीक है, और दूसरी ये कि ये जो डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है इसको हमने लैगिंग स्ट्रैंड बोला एक, तो ये मैं थोड़ा बताना भूल गई थी। तो ये रखना है। तो पहली बात तो ये कि वाइड से नैरो पार्ट की तरफ होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, और दूसरी बात ये कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है, मतलब छोटे छोटे खंडों में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए का फॉर्मेशन हमेशा 5' से 3' की तरफ होता है। अब हमें क्या करना है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट तो हमने बना लिए, रेप्लिकेट तो हो गया डीएनए। अब इन फ्रेगमेंट्स तो अलग अलग हैं, ये जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसको किससे जोड़ देंगे? लाइगेज की हेल्प से ये डीएनए के जो खंड हैं ये जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा डीएनए बन जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक को समझना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छा एक्सप्लेन करने की।